नमस्कार, पोल पाथ में आपका स्वागत है और मैं हूं प्रतिमा सिंह। आज फिर से हम कुछ प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे और आज की प्रैक्टिस का टॉपिक है नागरिकता, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य एवं राज्य की नीति निर्देशक तत्व। ये आज का हमारा टॉपिक है और इस टॉपिक के जितने भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे हमने इसमें डालने की कोशिश की है और जो हमारे एक्सप्लेनेशन में वो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम इंक्लूड करेंगे जो कि एग्ज़ाम में आ सकती हैं। तो आज का जो ये प्रैक्टिस है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। आप पेन पेपर लेकर के बैठें ताकि आपके सारे नोट्स जो हैं एक जगह रेडी हो पाएँ। मेरी आप सभी लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप जो भी पढ़ते हैं, रिवाइज करते हैं, वीडियो देखते हैं तो पेन पेपर के साथ देखिए, पेन पेपर के साथ पढ़िए और कॉम्पैक्ट नोट्स तैयार कीजिए, क्योंकि लास्ट टाइम में वो रिवीजन के लिए बहुत ही सहयोगी सिद्ध होते हैं, क्योंकि आप कम टाइम में पूरा सिलेबस कई बार रिवाइज कर पाते हैं। और वैसे भी लिखने से हमें ज़्यादा लर्न होता है, तो हम कीवर्ड्स अगर लिखते रहें, जो भी देखते हैं कीवर्ड्स हम लिखते रहें तो हमारे कॉम्पैक्ट नोट्स भी तैयार होंगे, प्लस हमें लर्न भी ज़्यादा होगा। तो ये मैं शुरू से आप लोगों से कह रही हूँ कि कॉम्पैक्ट नोट्स आपके लास्ट टाइम के लिए आप तैयार कीजिए। थ्योरी जो आपने पोथी बड़ी बड़ी लिखी होंगी, रखी होंगी, वो काम नहीं आएंगी। लास्ट टाइम में आपके कॉम्पैक्ट नोट्स ही काम आने वाले हैं। और सारी जो प्लेलिस्ट हैं हमारी वो डिस्क्रिप्शन में लगी हुई हैं, तो आप उनको चेकआउट कर सकते हैं। सारी अलग अलग सेग्रीगेटेड प्लेलिस्ट लगी हुई हैं। साथ में टेलीग्राम लिंक वहाँ पर दिया गया है, आप उस पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर लिंक में कोई प्रॉब्लम हो, जो कि कभी कभी कंप्लेन आती है, तो आप पोल पाथ के नाम से सर्च करेंगे तो भी आप हमें ज्वाइन करने में सक्षम होंगे। प्लस मैं एक बात और बताना चाहूँगी कि मेरी सारी वीडियोज़ पाने के लिए आप सब्सक्राइब करके अपना नोटिफिकेशन ऑन कर लें, तो हमारी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको पहुँच पाएंगे और आप सारे वीडियोज़ को अवेल कर पाएंगे। चलिए तो आज का देखते हैं हम पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कानूनी कार्यवाही जिसके दौरान किसी व्यक्ति के किसी पद पर सरकारी विशेषाधिकार को चुनौती देने के अधिकार को चुनौती दी जाती है कहलाती है परमादेश की रिट, प्रतिषेध की रिट, उत्प्रेषण की रिट या अधिकार परीक्षा की रिट। तो इसमें कौन सी दी जाती है जिस पे कि विशेषाधिकार की बात की जाती है कि आप किस अधिकार से इस पद पर हैं, किस अधिकार से आप जो है इस कार्य को कर रहे हैं। तो ऑप्शन जो है डी यहाँ पर सही हो जाएगा, अधिकार परीक्षा, क्योंकि आपको पता है कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय जो है 5 प्रकार की रिट जारी करता है। कौन कौन सी? बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण और परमादेश, प्रतिषेध और उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। और अधिकार परीक्षा के द्वारा न्यायालय किसी सार्वजनिक अधिकारी होता है उसके पद की प्राप्त की वैधता जांच करता है कि आपके पद की जिस पद पर आप बैठे हैं, धारण किया है, वो वैध है कि नहीं है। और ये निर्धारित करता है कि जो वह व्यक्ति है उस पद का वास्तविक दावेदार है कि नहीं। तो ये अधिकार परीक्षा इससे संबंधित है। चलिए देखेंगे, यहाँ पर ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे हम किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य आधुनिक वैज्ञानिक तर्ज पर कृषि और उद्योग को विकसित करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 148 या अनुच्छेद 39 या अनुच्छेद 114। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा, अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 क्या है? ये भाग 4 में संविधान का, जो हमारा संविधान है उसका भाग 4 में ये कहाँ पर दिए गए हैं? 36 से अनुच्छेद 36 से 51 तक दिए गए हैं। और इसमें जो है बताया गया है, जो ये अनुच्छेद 48 है, इसमें बताया गया है कि पशुपालन, जो कृषि और पशुपालन है, उसको आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से तरीके से करने का जो है राज्य प्रयास करेगा। और विशेषकर गायों, बछड़ों और जो दुधारू पशु हैं और जो वाहक पशु, जिनको यानी कि जो मतलब ये पहले परिवहन के काम में आते थे, जैसे बैलगाड़ी खींचना और खेत जोतना, तो वाहक पशु जो होते हैं
उनका वही परिरक्षण यानी कि उनका संरक्षण करेगा और वध को प्रतिषेध करने के लिए कदम उठाएगा। तो ये सारी बातें इसमें बताई गई हैं कि दुधारू पशुओं को और जो वाहक पशु हैं उनके वध पे प्रतिषेध लगाएगा, उनका संरक्षण करेगा। और प्लस एक ये भी बताया गया था कि जो कृषि और पशुपालन है वो आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके से करने का, राज्य जो है करवाने का प्रयास करेगा, यानी कि उसमें वैज्ञानिकता लाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्न में से समता के अधिकार से संबंधित प्रावधान नहीं है, तो यहाँ पर नहीं पूछ रहा है। कानून के समक्ष समता, उपाधियों का अंत, छुआछूत की समाप्ति, बंधुआ मजदूरी पर रोक। तो यहाँ पर भी जो है ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि जो भारतीय संविधान है इसमें समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 14 के अंतर्गत दिया गया है। यहाँ पर जो है ऑप्शन डी सही होगा। और समता के अधिकार की अगर हम बात करें तो कितना, ये 14 से 14 to 18 दिया गया है, 14 से 18 ये दिया गया है। और कानून के समक्ष समता क्या है, अनुच्छेद 14 में है, तो ये हो जाएगी, देखो 14 में हो जाएगी। उपाधियों का अंत आप सबने पढ़ा होगा, ये 18 में है, अनुच्छेद 18 में हो जाएगा। और जो छुआछूत की समाप्ति है ये जो है अनुच्छेद 17 में हो जाती है। लेकिन जो ये बंधुआ मजदूरी है इस पर रोक, शोषण के विरुद्ध अधिकार, बंधुआ मजदूरी पर रोक क्या है, शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है उसके तहत यहाँ पर प्रावधान किया गया है। तो ये अनुच्छेद 23 में वर्णित है। तो कहाँ पर है, ये 23 में इसका जो है वर्णन दिया गया है। तो ऑप्शन डी जो है नहीं है समता के अधिकार में, बाकी सभी हैं और ये सभी अनुच्छेद हैं और ये सभी इम्पॉर्टेंट हैं। बंधुआ मजदूरी भी इम्पॉर्टेंट है 23 के अकॉर्डिंग, मतलब अनुच्छेद 23 में दिया गया है। चलिए देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है सरकार द्वारा निर्देशक तत्वों को लागू कराने के प्रयास में शामिल नहीं है बैंकों का राष्ट्रीयकरण, न्यूनतम मजदूरी निर्धारण, विद्यालय में मिड डे मील योजना, उपाधियों का अंत। तो निर्देशक तत्वों को लागू कराने के प्रयास में जो है बात हो रही है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है डी आपका सही हो जाएगा, उपाधियों का अंत। समझते हैं कैसे। सबसे पहले जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं इनका अभी हमने बात किया था कि ये भाग 4 में है और जो है 36 से 51 तक है, वो हमने बात कर ली है। और ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। कहाँ से, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो ये आयरलैंड के संविधान से जो है संविधान से लिए गए हैं। और इनका क्या है कि जो इनका उद्देश्य है सामाजिक एवं आर्थिक न्याय की स्थापना करना, इनका जो है उद्देश्य बताया गया है। तो ये भी क्वेश्चन आता है, देख लेते हैं। सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना, ठीक है, ये इनका जो उद्देश्य है। अगर हम और बात कर लें तो ये क्या नहीं है, ये प्रवर्तनीय नहीं है, यानी कि ये इनके खिलाफ अगर ये सरकार इनको नहीं नीतियों में ला रही है तो कोई भी जो है इनके खिलाफ संविधान वहाँ न्यायालय में जाकर के याचिका दायर नहीं कर सकता है, यानी कि कोई क्लेम नहीं कर सकता है। ये बात इनके बारे में हो गई। और जो है ये जो उपाधियों का अंत है ये संविधान में मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 18 में दिया गया। अभी अभी हमने बात की थी। तो ये किसका पार्ट है, मौलिक अधिकार का पार्ट है। मौलिक अधिकार का जो है ये पार्ट है और 18 में दिया गया है, अनुच्छेद 18 में इसका वर्णन किया गया है। तो जो बैंकों के राष्ट्रीयकरण, न्यूनतम मजदूरी, मिड डे मील, ये सब जो है निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आते हैं, शामिल किए गए हैं और ये जो है मौलिक अधिकार है। ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो रहा है। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा आश्रय के अधिकार को किस मौलिक अधिकार में अंतर्निहित माना गया है। तो जो आश्रय का है, शेल्टर, यानी कि आप सिंपल लैंग्वेज में घर, जहाँ सर छुपाने की छत, ऐसा समझ लीजिए। आश्रय के अधिकार को किस मौलिक अधिकार में अंतर्निहित माना गया है। समता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार या स्वतंत्रता का अधिकार। किसके अंतर्गत इसको जो है निहित माना गया है आश्रय के अधिकार को। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही हो रहा है, स्वतंत्रता का अधिकार। कैसे, देख लेते हैं। जो उच्चतम न्यायालय द्वारा क्या है आश्रय के अधिकार को
ये संविधान द्वारा जो प्रदत्त मौलिक अधिकार में स्वतंत्रता का अधिकार है, इसमें रखा गया है। और स्वतंत्रता का अधिकार है, इसका वर्णन कहाँ पर है? 19 से 22 के बीच में है, या 19 से 22 में इसका जो है वर्णन है किसका? स्वतंत्रता का अधिकार। और ऐसे बहुत से मामले आपने सुने होंगे, फैसले आए कि आश्रय का अधिकार व जीने का अधिकार के मध्य स्पष्ट संबंध माना गया है। यानी कि जो जीने का अधिकार है, जो कि 21 में दिया गया है, तो आश्रय का अधिकार, जीने का अधिकार और आश्रय का अधिकार में बहुत ज़्यादा संबंध जो है पाया गया है। तो इसी तरह जो है इन्होंने ये किया है कि आश्रय का अधिकार जो है स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत समाहित माना गया है। ऑप्शन जो है डी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए, क्योंकि 21 आ रहा है इसमें, 22 के पहले क्या आ रहा है? 21 आ रहा है। तो आश्रय का अधिकार जो हमारा ये स्वतंत्रता का अधिकार है, इसी के अंतर्गत दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। विभेदक बर्ताव तरीका है, किसका तरीका है? स्वतंत्रता के लिए, संविधान निर्माण के लिए, और शासन को स्थायी रखने के लिए, या समानता के लिए? तो देखिए, ये विभेदक बर्ताव, यहाँ पर विभेद की बात हो रही है, लेकिन जस्ट आंसर इसका अपोजिट आने वाला है। ये समानता के लिए विभेदक बर्ताव। समझते कैसे हैं ये विभेदक बर्ताव की? ये मतलब क्या होता है? ये समानता के लिए इसको लागू किया जाता है। जो मतलब जो जातियाँ थीं, पिछड़ी जातियाँ थीं, या जो भी कुछ ऐसे समूह थे समाज में जो दौर में पिछड़ गए, यानी कि शोषण का शिकार रहे, ऐसी जातियों को संविधान में 16 के सब सेक्शन, किसमें? 16 के सब सेक्शन 4 में ये प्रावधान किया गया है कि राज्य जो है इनको, जो राज्य की जो सेवाएं होंगी उसमें पर्याप्त प्रतिनिधित्व देगा राज्य इनको, ऐसे इन लोगों को जो कि पिछड़े हुए हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में आप समझिए कि आरक्षण की बात हो रही है, आरक्षण की बात हो रही है, और यानी कि इनको आरक्षण देगा। और तो ये क्या हो गया? विभेदक बर्ताव। यानी कि जो लोग, वैसे तो 16 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 16 में कहा गया सबको समान अवसर, जो सार्वजनिक रोजगार के अवसर होंगे सबको समान रूप से सबको उपलब्ध होंगे। लेकिन 16(4) क्या कहता है कि राज्य जो है, जो पिछड़े हुए लोग हैं, उनके लिए आरक्षण का प्रावधान करेगा, उनके लिए मतलब अलग से कोशिश करेगा तो आरक्षण का प्रावधान करेगा। और उनके लिए करेगा कि जिनका राज्य, जैसे कि जिनका राज्य में जो राज्य के अधीन सेवाएं हैं उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है उनका। तो 16(4) यहाँ पर जो अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत ये जो विभेदक बर्ताव का वर्णन किया गया है, और समानता के लिए जो है किया गया है। विभेदक बर्ताव तरीका है किसके लिए? समानता के लिए। तो ये कॉन्सेप्ट समझ गए। विभेदक बर्ताव समान अवधारणा क्या है? समानता के लिए, यानी कि जो पिछड़े हुए लोग हैं उनको समान, जो समाज की मेन स्ट्रीम है उनमें लाने के लिए समान अवसर, मतलब उनको समानता के एक लाइन में लाने के लिए ये काम विभेदक बर्ताव रखा गया है। चलिए देखेंगे आगे हम। भारतीय संविधान की कौन सी धारा भारतीय नागरिकता को स्पष्ट करती है? यहाँ पर कौन सी धारा के अंदर यानी कि भारतीय नागरिकता को रखा गया है? तो धारा 333 से 337, या धारा 17 से 20, या धारा 5 से 11, 5 to 11, या धारा 1 to 40। तो जिन्हें पढ़ा है, थोड़ी सी भी स्टडी की है, तो उनको पता है कि जो हमारा संविधान है, हमारे संविधान के जो भाग 2 है उसमें 5 से 11 तक इसका प्रावधान किया गया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, और भाग 2 में है, ये भाग 2 से जो है संबंधित है। और जो इसमें जो है इसी भाग में, भाग 2 में 5 से 11 के अनुच्छेदों में नागरिकता के बारे में प्रावधान किए गए हैं। और नागरिकता का नियमन का अधिकार संसद को प्राप्त है, यानी कि जो रेगुलेट कौन करेगा? तो नियमन या रेगुलेट कह लें तो ये संसद करेगी, संसद इसको जो है करेगी, संसद को जो है ये अधिकार प्राप्त है। और जो है भारतीय संसद ने नागरिकता अधिनियम 1900 सबसे पहले 1955 लागू किया था, और जिसका फिर 57, 60 यानी कई बार लास्ट जो है 2015 में भी संशोधन किया गया है। तो 1955 में जो है ये फर्स्ट टाइम इसका जो है जो नागरिकता अधिनियम है ये 1955 में लागू हुआ था।
इसमें जो CAA है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, तो ये कब हुआ? ये 2019 में आया है, 2019 में आया है और ये 10 जनवरी 2020 से लागू कर दिया गया है। कब से? CAA 2019 में जो है आया है ये, और लागू कब किया गया है? लागू की बात कर लें हम, लागू कब किया है? 10 जनवरी जो 2020 से इसको लागू भी कर दिया गया है। तो ये पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट है। CAA सब आप सबको मालूम होगा, पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं तो इसके बारे में आप सभी को मालूम होना चाहिए। तो काफ़ी सारे अमेंडमेंट हुए, 1986 में हुए, फिर 92 में हुआ, 2003 में, 5 में, 15 में, 19 में, तो ऐसे करके इसके अमेंडमेंट काफ़ी हुए। इसमें CAA काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और जो पहला 1955 ये भी इम्पोर्टेंट है। तो और ये अगर हम नागरिकता की बात करें कि जो है नागरिकता प्राप्ति के तरीके पूछता है, ये भी देख लेते हैं थोड़ा सा। प्राप्त जो है प्राप्ति के तरीके, नागरिकता प्राप्ति के तरीके देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो जन्म से होता है एक, तो ठीक है, इसका काफ़ी दुरुपयोग किया गया, फिर बाद में इसमें जो है अमेंडमेंट हुए तो सुधारा गया उसमें कि कौन कौन आएंगे जन्म से, जन्म के आधार पे कौन कौन आएंगे। नहीं तो सारे यहाँ पर जो बाहर से आते थे उनके बच्चे यहाँ जन्म लेते थे, वो भी। तो चलो इसको छोड़ो, अभी ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे जन्म से। फिर दूसरा है वंशानुगत, फिर तीसरा है पंजीकरण, फिर चौथा है देशीकरण के प्रमाण पत्र द्वारा पंजीकरण, फिर देशीकरण के प्रमाण पत्र द्वारा, ठीक है। और फिर पांचवा है भूमि के अर्जन द्वारा, तो ये जो है नागरिकता प्राप्ति के तरीके हैं। अगर हम नागरिकता समाप्ति के तरीके करें, ये प्राप्त के हो गए। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं समाप्त के तरीके। समाप्त के तरीके, दूसरे देश की अगर नागरिकता ग्रहण कर ली तब, यानी कि विदेश की नागरिकता ग्रहण करने पर ये हो जाएगा। और नागरिकता का स्वेच्छा से त्याग, दूसरा पॉइंट है स्वेच्छा से त्याग कर दिया तब भी जो है नागरिकता ख़त्म। और क्या हो जाएगा? भारत सरकार द्वारा नागरिकता से वंचित करने पर, यदि कोई या भारत के शत्रु देश के साथ देने पर, ये अगर ऐसे कोई कृत्य कोई नागरिक कर रहा है तो भारत सरकार द्वारा नागरिकता से वंचित, तो जब क्या है सरकार लिख लेते हैं, सरकार के द्वारा वंचित, ये किस पर होगा? ये कृत्यों पर डिपेंड करेगा कि जो नागरिक है वो कैसे कृत्य कर रहा है। राष्ट्रद्रोही कृत्य कर रहा है तो उसको नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। तो ये सारे तरीके हो गए। तो यहाँ पर जो ये हो गई बातें जन्म के आधार पे, चलो थोड़ा सा समझ लो कि जो जन्म के आधार पे ऐसा नहीं कोई भी यहाँ आ जाए तो उनको सबको बच्चों को जो है नागरिकता दे दी जाएगी। जो इनको छोड़कर जन्म के आधार पर जो विदेशी राजनयिक होंगे, राजदूत होंगे, तो इनको शरणार्थी के बच्चे और घुसपैठियों के बच्चे, इनको छोड़ करके जन्म के आधार पर नागरिकता का प्रावधान है। पंजीकरण की बात करें तो 6 माह पंजीकरण अगर कर रहा है तो 6 माह पूर्व भारत में रह रहा हो और अगले 5 वर्ष तक जो है लगातार भारत में रहे, तो उस स्थिति में पंजीकरण से नागरिकता मिलेगी। देशीकरण की बात करें तो पहले जो है ये 10 साल का था कि 10 साल से भारत में रह रहा हो, लेकिन 2019 का जो CAA आया है इसके अनुसार 5 वर्ष का कर दिया गया है कि मतलब पिछले 5 साल से जो है वो भारत में रह रहा हो तो उसको जो है नागरिकता जो है देशीकरण के द्वारा, प्रमाण पत्र के द्वारा उसको जो है नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। वंशानुगत जो है आधार पर देखें 1992 से पूर्व जो है पिता भारतीय हैं, मतलब जो हैं तो उनके बच्चों को मिलती थी। 1992 के बाद माता या पिता जो है दोनों के बच्चों को मिलने लगी है। पहले लेडीज़ के जो है बच्चे थे उनको नहीं मिलती थी, अगर लेडीज़ कोई बाहर शादी कर ली तो उनको नहीं मिलती थी। सिर्फ जेंट्स के जो बच्चे, मतलब जेंट्स अगर भारतीय है और उसने बाहर शादी कर ली तो उनसे जो पैदा हुए बच्चे थे उनको नागरिकता मिलती थी। यानी कि यहाँ डिस्क्रिमिनेशन था लेडीज़ और जेंट्स में, जो कि
ख़त्म कर दिया गया। चलिए आगे देखते हैं। भूमि के अर्जन के आधार पर तो वे भूभाग जो भारत संघ में जोड़े जाते हैं तो उनमें जो रहने वाले व्यक्ति हैं वो स्वतः ही भारत के नागरिक हो जाएंगे। जैसे कि सिक्किम जोड़ा गया था तो जो है उसके नागरिक, उसके रहने वाले लोग हमारे भारत के नागरिक बन गए अपने आप ही। तो ये सारी बातें जो है शॉर्ट में बता दी हैं, बाकी डेप्थ में जानने की ज़रूरत भी नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संसद ने नागरिकता अधिनियम पारित किया था। कब पारित किया था? 1960 में, 1955 में, 1975 में या 1980 में? अभी हम बात इस पर करके आए हैं, तो आप सबको जो है इसका आंसर मालूम होना चाहिए कि भारतीय जो नागरिकता अधिनियम है संसद द्वारा 1995 में पारित किया गया। और इसके अंतर्गत किया क्या गया था कि नागरिकता प्रदान करने के तरीके के बारे में विस्तृत चर्चा की गई थी, जिसके बारे में मैंने थोड़ा आपको बताया भी है। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विधि के शासन वाक्यांश में प्रयुक्त विधि पद का अभिप्राय है। जो विधि के शासन में ये जो विधि वर्ड है इसको पूछ रहा है कि वाक्यांश में जो प्रयुक्त विधि शब्द है इसका पद है, इसका मतलब क्या है? मानव स्थापित विधि, प्रकृति विधि या संविधान के अधिसमय या सामान्य विधि? तो इसका मतलब हो रहा है ऑप्शन ए, यानी कि मानव स्थापित विधि। भारतीय संविधान में विधि के शासन की स्थापना, जो भारतीय संविधान में क्या है, विधि के शासन की स्थापना करता है, यानी कि विधि के अकॉर्डिंग जो है शासन होगा, यानी कि संविधान जो है सर्वोच्च है, संविधान के अकॉर्डिंग ही शासन होगा। तो और जो है संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता है। ये सारी बातें हमारे संविधान में दी गई हैं। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। धर्मनिरपेक्षता से तात्पर्य पूछ रहा है धर्म की राजनीति से पृथकता, धार्मिक स्वतंत्रता, राज्य का कोई धर्म न होना या धार्मिक समानता। तो धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्ष का मतलब यही है कि ऐसे राज्य की स्थापना की जाएगी जो सभी धर्मों के साथ समानता का व्यवहार करेगा और राज्य का अपना जो है कोई राजधर्म नहीं होगा और सभी धर्मों को संरक्षण प्रदान करेगा, लेकिन राज्य का अपना कोई धर्म जो है नहीं होगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर ऑप्शन जो है सी राइट हो जाएगा। यहाँ राज्य का कोई धर्म ना होगा, ये जो है ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संवर्धन किसके संविधान में प्रतिष्ठापित किया गया है? चीन गणतंत्र के, या फ्रांस, या भारत, या अमेरिका? तो अगर हम बात करें जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संवर्धन, तो ये भारत के संविधान में प्रतिष्ठापित किया गया है। और ये जो भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्व तो दिए गए हैं उसी के अंतर्गत इसका विवरण मिलता है। और क्या है कि ये जो 51 अनुच्छेद 51 है उसके अंतर्गत ये बात कही गई है। चलिए देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 38 प्रदान करता है। तो जो ये अनुच्छेद 38 है ये किससे संबंधित है पूछ रहा है? संरक्षण से, आर्थिक क्रियाकलाप से, सामाजिक क्रियाकलाप से या कल्याणकारी कार्य से? किससे संबंधित है? तो जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 38 है ये लोक कल्याण से संबंधित है। तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, यानी कि कल्याणकारी राज्य। और इसमें राज्य से अपेक्षा ये की जाती है कि वे अपने नागरिकों के लिए ऐसी व्यवस्था सुविधाएं दें जिससे उनकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय सुनिश्चित हो सके, यानी कि सबको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिल सके और जिसमें कि लोक कल्याण में वृद्धि हो। आगे देखेंगे ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? मौलिक कर्तव्यों की बात हो रही है यहाँ पर, तो 49 में, 50 में, 52 में या 51A में। तो मौलिक कर्तव्य आप सबको पता है कि मौलिक कर्तव्य हमारे मूल संविधान में नहीं थे, बल्कि ये जो है जब इमरजेंसी के टाइम पे ये 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें जो है उसके द्वारा ये ऐड ऑन किए गए हैं, यानी कि इंसर्ट किए गए हैं। तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पर 51A सही हो जाएगा। कैसे सही होगा देख लेते हैं। और ये जो है स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के आधार पर जो 42nd अमेंडमेंट था, तो ये किसके द्वारा होता कब है? ये 1976 में,
1976 में होता है, पहले ये देख लें। और किसकी जो सिफारिशों पर होता है, तो ये स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति, ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कुछ भी पूछ सकता है। स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर इसका जो है ये जो है ये मौलिक कर्तव्य इंसर्ट किए गए थे। और अनुच्छेद 50A में किया गया है इसको, अनुच्छेद 51A में इसको जो है इसके अंतर्गत इसको जो है इंसर्ट किया गया है। और संविधान में भाग 4A भी जोड़ा गया है, भाग 4A। मूल संविधान में इनकी संख्या जो है 10 थी, लेकिन अभी वर्तमान में इनकी संख्या 11 कर दी गई है। 11वां है जो पेरेंट्स हैं उनकी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को शिक्षा के लिए स्कूल भेजें, ये उनका कर्तव्य है। तो मौलिक कर्तव्यों में 10 जो है मूल में थे, अभी टोटल 11 हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है। नागरिकता की बात आ गई, अभी अभी हमने पूरा डिस्कस किया था मेन पॉइंट। तो कौन सा भाग की बात हो रही है यहाँ पर, तो ध्यान रखना है किसका, भाग 1, भाग 2, भाग 3 या भाग 4। तो नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित कौन है, अभी अभी हमने बात की थी। तो भाग 2 जो है नागरिकता, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। और ये भाग 2 में 5 से 11 तक दिए गए हैं सारे प्रावधान। और साथ में इसमें इस भाग में कहा क्या जाता है कि जो व्यक्ति है वो भारत की नागरिकता प्राप्त करने या खोने के संदर्भ में इसमें संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं। और ये भी बताया गया है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय किस तरह से नागरिकता जो है प्राप्त की जा सकती है, और बाद में जो है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के जो साल हैं, मतलब अभी तक, उसमें क्या प्रोसेस होगा भारत की नागरिकता प्राप्त करने का। तो ये दोनों तरह की चर्चा की गई, क्योंकि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय क्या हुआ था कि कुछ लोग विदेश में थे, कुछ, और हमारा देश ही 2 भागों में डिवाइड हुआ था, तो बहुत सारी जो है कॉम्प्लिकेशंस थे। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भी नागरिकता का वहाँ पर वर्णन किया गया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारत में कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है। चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, संसद एवं राज्य विधायिका सम्मिलित रूप से। तो भारत में कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को यानी कि नियमित करने के लिए सक्षम है, यानी कि नागरिकता से संबंधित जो बातें हैं उनको कौन रेगुलेट करेगा। तो कौन करेगा, तो यहाँ पर जो है संसद को ये अधिकार है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो अनुच्छेद 11 के द्वारा, अनुच्छेद 11 इसके द्वारा जो है संसद को अधिकार प्रदान किया जाता है कि आप नागरिकता के अर्जन हेतु जो है शर्तें यानी कि कंडीशंस जो है नियत मतलब निर्धारण करें। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पर ऑप्शन सी जो है सही हो रहा है। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण को राज्य से हटाकर समवर्ती सूची में डाला गया। तो 41वें संवैधानिक संशोधन या 42वां या 40वां या जो है 39th अमेंडमेंट किसके द्वारा जो है इसको किया गया है, यानी कि ये 39वां, थोड़ा हिंदी की गिनतियों में मुझे प्रॉब्लम है, ये 39वां होगा 39th। तो चलिए देखते हैं कौन सा, यहाँ पर ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा। वन तथा वन्य जीवों का संरक्षण, ये जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था इसी में जो है राज्य सूची से हटा करके और समवर्ती सूची में डाल दिया गया था। ऑप्शन बी जो है यहाँ सही हो जाएगा। 42nd अमेंडमेंट 1976 जब इमरजेंसी लगी थी उसी के दौरान इसका हुआ था। ये अमेंडमेंट हुआ था, कब हुआ था, 1976 में हुआ था। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो मौलिक अधिकार हैं और अनुच्छेद दिए गए हैं। समानता का अधिकार, तो समानता का अधिकार 14 to 18, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 23 से 24, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 to 30 एंड स्वतंत्रता का अधिकार 19 to 22। तो यहाँ पर पूछ रहा नहीं, तो जो ऑप्शन बी है आपका ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, क्योंकि समझते हैं कैसे। ये जो 14 to 18 जो है स्वतंत्रता समानता का अधिकार है,
और जो है क्या है, ये जो 23 से 24 है, ये क्या है, यहाँ पर जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार आ जाता है, तो यही गलत है हमारा। और 19 से 22 क्या है, 19 से 22 दिया गया है स्वतंत्रता का अधिकार, ये भी सही है। और फिर 29 से 30 में क्या दिया गया है, 29 से 30 में दिया गया है ये जो हमारे जो संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार हैं, ये दिए गए हैं। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ दिया गया है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है दिया गया है 25 से 28 के बीच में दिया गया है। कहाँ से, 25 to 28 यहाँ पर दिया गया है, तो ये गलत है। और यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है दिए गए हैं। शोषण के अभी हमने पढ़ा था ना, शोषण के विरुद्ध अधिकारों का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, सूचियों को आपको सुमेलित करना है और कूट का भी प्रयोग करना है। तो क्या है, निषेध, उत्प्रेषण लेख, परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये रिट के बारे में बात हो रही है, जो रिट जारी की जाती हैं किसके द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के द्वारा जारी की जाती हैं। हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट दोनों द्वारा जारी की जाती हैं। हाई कोर्ट 226 यानी 226 के द्वारा, और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो वो 32 के द्वारा जो है ये रिट्स जारी करता है। और यहाँ पर पूछ रहा है इनका मतलब जो है आपको बताना है। तो निषेध का मतलब होता है, क्या होता है, इनको मेल कर लेते हैं पहले। इसका होता है स्थगन आदेश देना होता है, तो यहाँ पर इसके सामने डी कर लेते हैं। इसका मतलब इंग्लिश में भी समझ लीजिए, प्रोहिबिशन इसका जो है इंग्लिश बोला जाता है। और अगर हम उत्प्रेषण की बात करें तो इसे सर्टियोरॉरी बोलते हैं। उत्प्रेषण सर्टियोरॉरी जो है इसको बोला जाता है। और इसका मतलब होता है कि प्रमाणित होने के लिए, ये जो है इसका मतलब है। यहाँ पर हम सी कर लेंगे। परमादेश का मतलब होता है मैंडमस, यानी कि हम आदेश देते हैं, यहाँ पर हम भी कर लेंगे। इसका मतलब होता है मैंडमस। और बंदी प्रत्यक्षीकरण का हेबियस कॉर्पस होता है, तो इसको होता है कि सशरीर, आपको सशरीर प्रस्तुत होना है, तो ये हो गया ए। तो DCBA ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, DCBA। और एक और रिट होती है अधिकार परीक्षा, यानी कि को वारंटो। उसमें जो है किस पद से, किस अधिकार से आपका पद जो है, किस पद अधिकार से आप उस पद पे आसीन हैं, इस तरह की बातें उसमें जो है ये मतलब उसका होता है। यहाँ पर हो गया ऑप्शन ए सही। चलिए हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अनुच्छेद 19 में निहित मौलिक स्वतंत्रताएं किस आपातकालीन स्थिति के कारण स्थगित की जाती हैं। तो जो अनुच्छेद 19 में निहित मौलिक स्वतंत्रताएं हैं, भ्रमण की स्वतंत्रता और मतलब समूह गठन करने की स्वतंत्रता, और क्या है मतलब सभा करने की स्वतंत्रता, ये सारी प्रेस की स्वतंत्रता भी उसी में आ जाता है। तो सारे कुछ, तो राज्य में आंतरिक उथल पुथल होने पर इसको जो है स्थगित किया जाएगा, या वित्तीय संकट होने पर, या एक राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर, या युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण की घोषणा पर, यानी कि युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण हो जाता है उस पर। तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पर सही होगा। युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण के कारण ये जब आपातकालीन परिस्थितियाँ शुरू हो जाएंगी देश में, तो अनुच्छेद 19 जो है, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो मौलिक अधिकार हैं उनका स्थगन हो जाता है। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन भी है, सूची है और उसको आपको सुमेलित करना है। क्या है, 16 ये अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 16 का मतलब है कानून के समक्ष समानता। 32 संवैधानिक उपचार। चलो इनको सीधा मिला लेते हैं, किसलिए एक बार गलत और एक बार सही क्यों पढ़ना। तो जो अनुच्छेद 16 है ये क्या बोलता है कि सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर, तो यहाँ पर हम डी कर लेते हैं। 32 आप सभी को पता है संवैधानिक उपचारों की बात करता है, तो ये बी ही हो जाएगा। और जो 14 है, 14 के ए कानून के समक्ष समानता की बात करता है, ए हो जाएगा। जब 17 है तो ये 17 क्या है, अस्पृश्यता उन्मूलन की बात करता है, तो यहाँ पर सी हो जाएगा। तो DBAC ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो रहा है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रबंधन में विधान के माध्यम से कर्मचारियों की प्रतिभागिता सुनिश्चित करता है।
अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 43A या अनुच्छेद 49A। तो जो अनुच्छेद 43 है यही जो है प्रबंधन करता है। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। और ये जोड़ा कब गया? जो अनुच्छेद 43A है इसको भी जो 42वां संविधान संशोधन था 1976 के द्वारा इसको जोड़ा गया है। तो इसको बार बार आप रिपीट करें तभी ये सारी चीज़ें फिक्स होंगी। संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था, आपातकाल के बाद। इसी के द्वारा जो है इसको जोड़ा गया है, जिसमें कि कर्मचारियों की प्रतिभागिता सुनिश्चित की गई है। चलिए आगे देखेंगे हम अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के कौन से अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राज्य नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय में नहीं ले जा सकता। तो जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये न्यायालयों में नहीं ले जाया जा सकता। कौन ले जाएगा? नागरिक ले जाएंगे। तो नागरिकों के द्वारा न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता है राज्य के विरुद्ध। तो अनुच्छेद 40 बोलता है या 37 बोलता है या 42 बोलता है या 45 बोलता है? कौन अनुच्छेद ऐसी बात करता है? ऑप्शन बी जो यहाँ पर सही हो जाएगा, अनुच्छेद 37। तो अनुच्छेद 37 में ये कहा गया है कि जो भाग 4 में उपबंध जो दिए गए हैं इनको न्यायालय के द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। यानी कोई व्यक्ति जो है न्यायालय में अगर ये लागू नहीं कराए जा रहे हैं सरकार द्वारा तो न्यायालय में जो है याचिका दायर इनके विरुद्ध नहीं जा सकता, सरकार के विरुद्ध जा नहीं सकता है इनको लागू कराने के लिए। और वो ये कहते हैं कि ये हालांकि ये देश के शासन के मूलभूत हैं और विधि निर्माण में इन तत्वों का प्रयोग करना जो है राज्य का कर्तव्य होगा। तो ये कर्तव्य के रूप में देते हैं, वहाँ मैंडेटरी नहीं होता है। तो ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा। 37 जो है ये बात कहता है। आगे देखेंगे, सामाजिक आर्थिक उपबंधों का वर्णन भारतीय संविधान में निम्न में से किस शीर्षक में मिलता है? तो सामाजिक आर्थिक उपबंधों का वर्णन अभी हमने कुछ देर पहले बात की है। रिलेट करना नागरिक उपबंधों में या नीति निर्देशक तत्वों में या संघीय व्यवस्था के उपबंधों में या सर्वोच्च न्यायालय के उपबंधों में कहाँ पर जो है मिलता है? अभी जस्ट हमने कुछ देर पहले ही बात की है। तो ये मिलता है नीति निर्देशक तत्वों में। जो सामाजिक आर्थिक उपबंधों का वर्णन कहाँ मिलता है? भारतीय संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं इसी में मिलता है, क्योंकि इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय जो है प्रदान करना नागरिकों को। तो कर्तव्य है इसका ये। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के कौन से भाग में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है? तो प्रथम में, द्वितीय में, चौथे में या अंतिम? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, चौथे में। कई बार हमने बात कर ली, अब तक तो आपको रट भी गया होगा कि जो भारतीय संविधान के भाग 4 है नीति निर्देशक तत्वों का, इसी में जो है वर्णन मिलता है। और ये 4 में कहाँ से? जो 36 से 51 के में इनका जो है वर्णन मिलता है। और ये जो है राज्य को कुछ मतलब निर्देश देता है कि आपके ये कर्तव्य हैं, आप ये करिए। और 51 का में जो है मूल कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। तो इसी के बाद क्या है? 51 का सब सेक्शन का जोड़ दिया गया है और इसमें जो है मूल कर्तव्य की बात की गई है, जो कि स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा सुझाए गए थे। स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा ये सुझाए जाते हैं और 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ये लागू मतलब इंसर्ट किए जाते हैं। तो ये एक अलग है। चलिए देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस अधिकार का वर्णन डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के हृदय एवं आत्मा के रूप में किया है? तो हृदय एवं आत्मा के रूप में किस संविधान का वर्णन किया है? तो मतलब संविधान के किस जो अनुच्छेद है या जो प्रावधान है किसका? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार या संवैधानिक उपचारों का अधिकार? तो जो संवैधानिक उपचार हैं इसी को जो है डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा है कि हृदय एवं आत्मा के रूप में इसका जो है वर्णन किया है। किसने? डॉक्टर अंबेडकर ने। आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ये कहाँ आता है? 32 अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जो है इसका प्रावधान किया गया है। और जो ये समानता का अधिकार कहाँ से है? 14 से 18 के बीच में है। स्वतंत्रता का अधिकार है
19 से 22 के बीच में है। संपत्ति का अधिकार अब मूल अधिकार नहीं है, इसको मौलिक अधिकार से निकालकर ये एक विधिक अधिकार बन गया है, विधिक अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, जो 44वें संशोधन द्वारा इसको विधिक अधिकार बनाया गया है और मौलिक अधिकार से निकाल करके इसको 300 का सबसेक्शन ए में इसको जो है रख दिया गया है। चलिए देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि राज्य सरकार राजनीति निर्देशक सिद्धांतों का क्रियान्वयन नहीं करती तो उसे पालन करने के लिए कौन बाध्य कर सकता है? कौन बाध्य करेगा? भारत का सर्वोच्च न्यायालय नहीं कर सकता है क्योंकि ये प्रवर्तनीय नहीं है, नीति निर्देशक तत्व प्रवर्तनीय नहीं है। मतदाता, संसद, विपक्ष, तो इसमें जो है मतदाता ही ये काम कर सकता है। जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद में, क्योंकि ये साफ कर दिया गया है किसमें, 37 में, कि ये जो है मतलब न्यायालय द्वारा ये प्रवर्तनीय नहीं है कोई, यानी कि न्यायालय में रिट याचिका जो है दाखिल नहीं कर सकता इनके विरुद्ध। अगर इनका उल्लंघन हो रहा, राज्य इनको लागू नहीं कर रहा है, तो मतदाता ही इसको जो है लागू करवा सकता, बाध्य कर सकता है। क्योंकि जो जितने भी राजनेता होते हैं तो ये अगर लोगों के हित में कार्य नहीं करेंगे तो मतदाता उनको अगली बार निकाल के फेंकेगी, यानी कि सत्ता से हटा देगी। तो उनकी मजबूरी होती है, ये प्रवर्तनीय ना होते हुए भी ये प्रवर्तनीय है कि उनकी मजबूरी होती है कि वो जो है नीति निर्देशक तत्वों को लागू करें। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन। इन तत्वों में से कौन सा तत्व मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत नहीं आता है? यानी कि जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं तो इनमें से कौन मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं और नीति निर्देशक तत्व जो है उसके अंतर्गत नहीं आता है? कौन? समान कार्य के लिए समान वेतन, सरकारी नौकरी में योग्यता के आधार पर समान अवसर, बेकारी जीवन यापन भत्ता या निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा। तो यहाँ पर जो है ये सरकारी नौकरी में योग्यता के आधार पर समान अवसर, ये क्या है? ये जो है भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 16 के अंतर्गत इसमें जो है समान अवसर की बात की गई है, यानी कि नौकरियों में समान अवसर की बात की गई है। किसके अंतर्गत? जो अनुच्छेद 16 है इसके अंतर्गत। लेकिन जो है नीति निर्देशक तत्वों में इसका कोई प्रावधान नहीं किया गया, तो ऑप्शन बी जो है आपका सही हो जाएगा। चलिए देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है कि हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन उपस्थित है? अनुच्छेद 48 में, अनुच्छेद 48 का में, या अनुच्छेद 47 में, या अनुच्छेद 47 का में? किसमें जो है ये जो बातें कही गई हैं? तो यहाँ पर 48 का कह लीजिए या 48A, ऑप्शन बी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। आप इसको 48A कह लें या 48 का भी आता है, दोनों तरह से आ जाता है। तो ये जोड़ा कब गया है? तो ये जो 1976 का ये संविधान संशोधन था, 42वां संविधान संशोधन, इसी के द्वारा इसको जोड़ा गया है। 42वां संविधान संशोधन 1976 इसके द्वारा इसको जोड़ा गया है। और इसमें जो है कहा गया है कि जो राज्य है वो ये चीज़ सुनिश्चित करेगा कि जो राज्य है पर्यावरण के संरक्षण, संवर्धन और वन यानी कि जंगल, वन और उसमें रहने वाले जीव यानी कि वन्य जीव की रक्षा के लिए प्रयास करेगा। तो ये सारी बातें इसमें कही गई हैं जो 48 का है। देखेंगे आगे है मौलिक कर्तव्यों का विचार प्राप्त किया गया है अमेरिकी संविधान से, ब्रिटिश संविधान से, सोवियत समाजवादी गणतंत्र के संविधान से या स्विस संविधान से। तो जो ये मौलिक कर्तव्यों का विचार ये सोवियत संघ, जिसको रूस भी कह सकते हैं आप, यहाँ के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन जो है सी यहाँ पर सही हो जाएगा, समाजवादी गणतंत्र के संविधान से लिया गया है। जबकि अगर हम मौलिक कर्तव्यों की बात करें या मौलिक अधिकारों की, मौलिक कर्तव्य तो यहाँ से लिए गए हैं सोवियत से, लेकिन अगर हम मौलिक अधिकारों की बात करें तो ये अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। तो अमेरिका के संविधान से क्या है? मौलिक अधिकार लिए गए हैं और यहाँ से मौलिक कर्तव्य जो हैं कहाँ से? यहाँ से लिए गए हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं? तो भारतीयों के जो है मौलिक कर्तव्य की बात हो रही है कि संविधान में कौन कौन से कर्तव्य जो हैं नागरिकों के लिए दिए गए हैं।
राष्ट्रध्वज तथा राष्ट्रगान का सम्मान करना, आह्वान करने पर राष्ट्र को सेवा अर्पित करना, सामाजिक सुधार का प्रयास करना और अपनी साझा संस्कृति की समृद्धि धरोहर को महत्व प्रदान करना तथा उसका संरक्षण करना। तो यहाँ पर जो है ये 3 A, B और D दिए गए हैं, जबकि जो हमारा ये सामाजिक सुधार का प्रयास करना, ये जो है जो मौलिक अधिकार हैं नागरिकों के, उसमें इस बात का जिक्र नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1, 2, 4 1, 2, 4 जो पहला, दूसरा और चौथा सेंटेंस है यही सही है। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? मौलिक अधिकारों की व्यवस्था अभी अभी हमने बात कर ली है। तो ब्रिटेन से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, सोवियत संघ से, कनाडा से। कहाँ से ली गई है? तो आप सभी को पता है कि हमारा संविधान जो है, हमारे संविधान ने कई देशों के जो अच्छी अच्छी चीज़ें थी उनको अडॉप्ट किया है, उनको ग्रहण किया है। तो जिसमें मौलिक अधिकारों की बात करें तो वो कहाँ से हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका से हैं। कौन कौन से? मौलिक अधिकार व न्यायिक पुनरावलोकन, ये 2 चीज़ें। मौलिक अधिकार और क्या है? न्यायिक पुनरावलोकन कहाँ से? अमेरिका से है। चलिए ब्रिटेन की बात कर लेते हैं, क्योंकि इसका तो हमारे देश पर शासन ही था। तो ये संसदीय व्यवस्था और विधि का शासन। संसदीय व्यवस्था हमारे यहाँ भी है। संसदीय व्यवस्था और विधि का शासन कहाँ से? ब्रिटेन से लिया है हमने। आगे बात करें हम, अगर सोवियत संघ की बात करें तो जो मूल कर्तव्य हैं, और ये हम सोवियत संघ से लिए हैं, तो अभी हम बात करके आ रहे हैं। तो ये जो मूल कर्तव्य हैं, ये हमने सोवियत संघ से ग्रहण किए हैं। कनाडा से बात करें तो संघीय व्यवस्था जो है कनाडा से लिया गया है। तो कनाडा से संघीय व्यवस्था ली गई है। संघीय व्यवस्था, ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। ली तो बहुत कुछ गई है, लेकिन ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो आपको जो है इसका स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए, या फिर आप अपने हाथ से नोट डाउन करें तो बहुत ही अच्छा है। चलिए यहाँ पर जो है ऑप्शन तो हमने दिया ही नहीं, क्या है? मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? तो मौलिक अधिकार हमारे लिए गए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर जो है सही हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और आप जो है इनके नोट्स पक्का बनाइए। जो चीज़ आपको लगे कि थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन है तो आप इनके शॉर्ट नोट्स तैयार करते रहिए, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं रहेगा कि मतलब आप बैठ करके सारी वीडियोज़ या सारी थ्योरी करेंगे। तो शॉर्ट नोट्स इसके तैयार करते रहिए। अगला क्वेश्चन क्या रहा है कि हमारे संविधान के भाग 3 में उपबंधित धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार की अभिव्यक्ति किस प्रकार की है? यानी कि उसकी प्रवृत्ति क्या है, उसकी प्रकृति क्या है। प्रकृति के बारे में जो धर्म की स्वतंत्रता दी गई है हमारे, उसमें धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किसमें? जो मौलिक अधिकार है उसमें दिया गया है। और मौलिक अधिकार कहाँ दिए गए? भाग 3 में दिए गए हैं। तो ये इसकी प्रकृति किस प्रकार है? प्रकृति पूछ रहा है, नकारात्मक है, सकारात्मक है, इनमें से दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन सी सही हो जाएगा। समझते हैं कैसे? क्योंकि जो ये धर्म की स्वतंत्रता दी गई है, धार्मिक की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक हमको दिया गया है। कहाँ से? 25 से, मैं बार बार इसलिए लिख रही हूँ आपको रट जाए, 25 से 28 तक दिया गया है। तो उसका प्रचार प्रसार यानी कि इसमें बताया गया है कि व्यक्ति जो है उसका अपने धर्म का प्रचार कर सकता है, प्रसार कर सकता है ना। ये सब चीज़ें जो है किसी भी धर्म को मान सकता है। और ये अवधारणा जो है इसका ये कॉन्सेप्ट जो है, इसकी प्रकृति ये सकारात्मक भी होती है, नकारात्मक भी होती है। यानी कि समय के अनुसार जो है अलग अलग समय पर कभी ये सकारात्मक हो जाती है, कभी नकारात्मक होती है। आप सभी को पता है धर्म के बहुत सारे पक्ष हैं, बहुत सारे रूप हैं। तो ये समय समय पर सकारात्मक और नकारात्मक रूप दिखाती है। ऑप्शन सी देखेंगे। अगला, भारतीय संविधान के भाग 3 में दिए गए मूल अधिकारों के विषय में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि मूल अधिकार की बात हो रही है, संसद उनमें सामान्यतः संशोधन नहीं कर सकती है, वे निरपेक्ष एवं अमर्यादित हैं, वे केवल नागरिकों के लिए हैं,
वे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के पूर्णतया समान हैं। तो जो एक महत्वपूर्ण बात है मौलिक अधिकारों के बारे में कि संसद उनमें सामान्यतया संशोधन नहीं कर सकती। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। जो संविधान का भाग 3 है, इसी में 12 से 35 के बीच में जो है हमारे क्या है दिए गए हैं मूल अधिकार। क्या है भाग 3 में दिए कहाँ गए हैं, ये दिए गए हैं 12 से 35 के बीच में जो है ये मूल अधिकार का प्रावधान दिया गया है। और ये है कि मौलिक अधिकारों में संसद सामान्यतः संशोधन तो नहीं कर सकती है, लेकिन क्या है कि ये जो केशवानंद भारती केस था उसमें इसको ये दिया गया है कि संसद जो है संविधान के सभी पार्ट में जो है कर सकती है, संशोधन कर सकती है, लेकिन उसके मूल ढांचे से छेड़छाड़ नहीं कर सकती है। तो सामान्यतः यानी कि बिल्कुल साधारण सी स्थिति में बिना मतलब के तो संशोधन नहीं कर सकती है। चलिए, वैसे है इसको अधिकार संशोधन करने का। 12 से 35 के बीच में ये जो है दिए गए हैं और ऑप्शन ए जो है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको देखना है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर जो है सही हो रहा है। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पर एक बात और समझ लीजिए, जो भारत के ये संविधान के भाग 3 है, भाग 3 को भाग 3 को क्या बोला गया है, भारत का अधिकार पत्र बोला गया है। भारत का अधिकार पत्र इसको बोला गया है। तो इसको जो भारत का अधिकार पत्र बोला गया है, ये बात इम्पॉर्टेंट है, आ भी सकता है, या आप इसको मैग्ना कार्टा भी बोल सकते हैं, यानी कि मैग्ना कार्टा के नाम से भी ये आ सकता है। तो भारत का अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा बोला गया है किसको, भाग 3 को। ठीक है, चलिए हम देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य में मौलिक अंतर है। क्या है मौलिक अंतर, क्या है कि मौलिक अधिकार राज्य द्वारा नागरिकों को प्रदत्त हैं, जबकि मूल कर्तव्य नागरिकों के दायित्व के रूप में वर्णित हैं। अगला है मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य परस्पर पूरक हैं। मौलिक अधिकार व्यक्ति विशेष के लिए हैं, जबकि कर्तव्य सभी नागरिकों के लिए हैं, और उपरोक्त सभी। तो इसमें से जो है सही एक राइट आंसर आपको चूज करना है, तो वो हो जाएगा ए, यानी कि मौलिक अधिकार जो है राज्यों के द्वारा नागरिकों को प्रदत्त हैं, जबकि मूल कर्तव्य नागरिकों के दायित्व के रूप में वर्णित है, यानी कि उनके कर्तव्यों के बारे में उनको बताते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर जो है सही हो जाएगा। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के बीच कौन सा अंतर नहीं है। अब मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक के बीच में आपको अंतर देखना है, तो कौन सा नहीं है यहाँ पर नहीं निकालना है। मौलिक अधिकार न्यायविष्ट हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व अन्यायविष्ट हैं। अगला है मौलिक अधिकार नकारात्मक है, जबकि नीति निर्देशक सकारात्मक है। अगला है मौलिक अधिकार राज्य को असीमित शक्ति प्रदान करते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व राज्य पर सीमाएं लगाते हैं। अगला है मौलिक अधिकारों का कानूनी महत्व है, जबकि नीति निर्देशक तत्व का नैतिक आदर्श है। तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि जो ऑप्शन सी है वो सही है। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। तो मौलिक अधिकार ये 12 से 35 के बीच में मिलते हैं, ठीक है, और भाग जो है भाग 3 में पाए जाते हैं, जबकि नीति निर्देशक जो हैं ये मिलते हैं, ये आपको मिलेंगे 36 अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में, और ये भाग 4 में जो है मिलेंगे, भाग 4 में आपको मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का संवर्धन भारत संविधान के किस भाग में सम्मिलित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की बात हो रही, हमने पहले अभी कर भी लिया था और उसमें हमने इसको काफ़ी डिस्कस भी किया गया है, तो आपको आंसर अब पता होना चाहिए। संविधान की प्रस्तावना में, मौलिक कर्तव्यों में, राजनीति, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, सिद्धांतों में या तत्वों में, या 9वीं अनुसूची में, किस में है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं उसी में है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के संवर्धन की बात कही गई है। और जो ये नीति निर्देशक तत्व हैं तो ये किस में है, ये जो है अनुच्छेद
36 से 51 के बीच में मिलते हैं। भाग 4 में, भाग 4 36 से 51 के बीच में आपको जो है ये मिलेंगे। और इसी में जो 51 अनुच्छेद 51 है वो इस बात की वही ये बात करता है। इस जो अनुच्छेद 51 है इसमें कहा क्या जाता है कि इसमें जो है राज्य को बताया जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करेगा और अंतर्राष्ट्रीय विधि व संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाएगा और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता के द्वारा निपटाने की कोशिश करेगा। ये और राज्य जो है अपनी क्षमता अनुसार करेगा, जैसे उसकी क्षमता होगी ये सब करेगा। तो ये सारी चीज़ें बताई गई हैं अंतर्राष्ट्रीय शांति और जो है सुरक्षा के बारे में। चलिए हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। देखिए वही क्वेश्चन आ गया है। मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, संविधान की प्रस्तावना, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो अभी जो है अब यहाँ पर आपको कंफ्यूज हो सकते हैं कई लोग, और कई लोग जो पढ़े होंगे तो कंफ्यूज नहीं भी होंगे। तो ऑप्शन यहाँ पर सी होगा। कैसे होगा देखते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा, जबकि अभी अभी हमने पढ़ा था ऑप्शन संवैधानिक उपचारों को भी आत्मा कहा गया भीमराव अंबेडकर के द्वारा। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब आएगा आत्मा, हृदय एंड आत्मा, तब आएगा भीमराव अंबेडकर आ जाएगा। और जब आएगा सिर्फ आत्मा, तो सिर्फ आत्मा जो है पंडित ठाकुर जो दास भार्गव हैं, इन्होंने जो है संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा माना है। और जो भीमराव अंबेडकर हैं तो संविधान को हृदय और आत्मा माना है। तो ये बात यहाँ देखने वाली है कि आपके पास ऑप्शन कैसे आते हैं। जैसे संविधान की आत्मा पूछा और यहाँ पर प्रस्तावना का ऑप्शन ना होता, सिर्फ संवैधानिक उपचारों का अधिकार यही होता, तो आप इसी पे टिक करते। लेकिन अभी क्या है, आपके पास दो ऑप्शन है, तो यहाँ पर डिफरेंस है। यहाँ सिर्फ आत्मा पूछ रहा है, हृदय और आत्मा नहीं पूछ रहा है। तो यहाँ पर प्रस्तावना को जो ये ठाकुर दास भार्गव हैं, इन्होंने जो है बोला है, क्या है, दास भार्गव। ये भी देख लीजिए, आप लिख लीजिए, दास भार्गव, ठाकुर दास भार्गव ने क्या बोला है, आत्मा बोला है। तो सिर्फ आत्मा आता है और दोनों ऑप्शन है अगर, तो आप प्रस्तावना पे टिक करेंगे। और हृदय और आत्मा आता है तो संवैधानिक अधिकारों इस पे करेंगे। और सिर्फ आत्मा आता है तो और एक ही ऑप्शन होता है तो आप किसी को भी टिक कर सकते हैं। जैसे मान लिया ये ऑप्शन नहीं है, सिर्फ यही है, तो इस पर भी टिक करेंगे। तो नियरेस्ट ऑप्शन आपको देखना है। चलिए हम देखते हैं। वो कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा सा यहाँ वहाँ कर देते हैं और जो है दिक्कत आपको हो जाती है। आगे देखेंगे, यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो रहा है, कंफ्यूज नहीं होना है। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मौलिक अधिकारों में महत्वपूर्ण अधिकार कौन सा है। कौन सा है? स्वतंत्रता का अधिकार है, समानता का अधिकार है, या संस्कृत एवं शिक्षा का अधिकार है, या संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो अवश्य बात है, जो मौलिक अधिकार हैं इसमें जो है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को जो है सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है, क्योंकि ये जो है इसको अम्बेडकर ने इसे हृदय और आत्मा कहा है। ये हमने बता ही दिया है, हृदय और आत्मा बोला है, हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है अम्बेडकर ने। तो ये जो है सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो बाकी के जो है ये अधिकार दिए गए हैं तो उनको मतलब उनकी सुरक्षा के लिए हम कहाँ जाएंगे। तो संवैधानिक जो उपचारों का अधिकार है ये जो है सबसे महत्वपूर्ण माना गया, क्योंकि इसके ज़रिए हम बाकी के अधिकार भी क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया। तो कौन सा जो है राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है जो कि संविधान में बाद में जोड़ा गया है। तो ग्राम पंचायतों का संगठन, गोवध निषेध, मुफ्त निःशुल्क कानूनी सहायता, समान नागरिक संहिता। तो कौन सा जो है ये बाद में जोड़ा गया है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो रहा है। ये नहीं सी यहाँ पर सही होगा, क्योंकि जो ये समान न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता को भारतीय संविधान में बाद में जोड़ा गया है। जो 42वां संविधान संशोधन था, 42nd अमेंडमेंट था, इसी के द्वारा जो है जोड़ा गया है। तो यहाँ ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
बाकी ये सब पहले से ही थे। गोवध, ग्राम पंचायतों का गठन, समान नागरिक संहिता, ये सब पहले से ही नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित थे, यानी कि हमारे मूल संविधान में ये निर्देशक में थे ये सारी चीज़ें। चलिए हम देखेंगे, यहाँ पर ऑप्शन जो है सी सही हो रहा है। आगे देखेंगे हम अगला क्वेश्चन है नागरिकों के मौलिक अधिकार में कौन संशोधन कर सकता है। ऑप्शन है संसद, लोकसभा, सर्वोच्च न्यायालय, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो संसद कर सकती है। अभी हमने बात की थी कि संसद जो है इनके मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, सामान्यतया नहीं कर सकती है, लेकिन हाँ अगर कोई विशेष ज़रूरत है तो संशोधन कर सकती है। और ये जो केशवानंद भारती बनाम केरल जो वाद था, तो इसी केस में जो है सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया था कि संसद जो है संविधान के किसी भी पार्ट में जो है संशोधन कर सकती है, और लेकिन इसके मूलभूत ढांचे में कोई बदलाव नहीं कर सकती है। और मूलभूत ढांचा कौन निश्चित करेगा, ये जो है खुद सर्वोच्च न्यायालय निश्चित करेगी कि जैसे कोई विधि बनी तो क्या मूलभूत ढांचे को छेड़ा गया है या नहीं, ये डिसीजन जो है सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर ही है, मतलब वही ये डिसाइड करेगा, बाकी कोई नहीं करेगा। चलिए यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार आपातकाल में छीना नहीं जा सकता है। यहाँ जो अधिकार है वो जो है आपातकाल में भी नहीं छीना जा सकता है, उसकी बात हो रही है यहाँ पर। भाषण का अधिकार, भ्रमण की स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन का अधिकार, संगठित होने का अधिकार। तो आप सभी को पता है जीवन का अधिकार जो है आपातकाल में भी छीना नहीं जा सकता है, ये जो है। तो इसका प्रावधान जीवन का अधिकार कहाँ प्रावधान है, अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 21 में इसका प्रावधान किया गया है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण के बारे में इसमें बताया गया है। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इसके बारे में जो है ये यहाँ प्रावधान किया गया है। और जो 44वां संविधान संशोधन था उसके द्वारा जो है अनुच्छेद 20 और 21 को ये 359 की परिधि से बाहर निकाल दिया गया। और अब जो है आपातकाल में भी 20 और 21 स्थगित नहीं किए जा सकते हैं। और ये हुआ क्यों, क्योंकि जब ये इमरजेंसी लगी थी तो उस समय कई सारे जो न्यायालय थे, ये उच्च न्यायालय वगैरह जो थे, इन्होंने ऐसे डिसीजन दे दिए। उच्च न्यायालय ने तो शायद ये दिया था कि मतलब जीवन की रक्षा होनी चाहिए आपातकाल में भी, और फिर शायद सर्वोच्च न्यायालय ने उसके उलट डिसीजन दिया था। अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन हाँ मतलब न्यायालय ने ये डिसीजन दे दिया था कि आपातकाल में जीवन का अधिकार भी छीना जा सकता है। तो उस पर जो है बहुत सारे ऐसे केसेस हुए कि लोगों के मतलब इमरजेंसी में काफ़ी सारे घपले हुए और जीवन का अधिकार मतलब जीवन भी असुरक्षित था। और इस पर जो है न्यायालय में कोई दरवाज़ा खटखटाया कि जिसने भी खटखटाया तो उसको जो है डिसीजन वहाँ से उल्टा सुनने को मिला। तो इस पर जो है इसकी बात काफ़ी डेप्थ में है चीज़ें, जब इमरजेंसी पढ़ेंगे आप डेप्थ में जा कर के तब बातें पता चलेंगी। तो उसी के बाद जब ये जनता पार्टी की सरकार आती है तो इसने 44 अमेंडमेंट करके बोला कि जो जीवन का अधिकार है ये जो है आपातकाल में भी इसको जो है स्थगित नहीं किया जाएगा। तो अनुच्छेद 20 और 21 को 359 की परिधि से बाहर कर दिया इसने। किसको, जो है अनुच्छेद 21 है, जो अनुच्छेद 20 और 21 को देख लेते हैं। 21 एंड 22 को किससे, जो 359 की परिधि से बाहर किया। देख लीजिए कभी क्वेश्चन आ जाए, आप पीजीटी देने जा रहे हैं, बच्चों का खेल नहीं है। परिधि से बाहर कर दिया, तो जो मेन फैक्ट हैं वो आपको सब पता होने चाहिए। तो ये मतलब जो है 44वें संविधान संशोधन द्वारा, ये भी यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पर जो 44वां संविधान संशोधन है इसके द्वारा अनुच्छेद 21, 22 को 359 की परिधि से बाहर कर दिया। और इसको क्या है कि अब जो है ये जीवन का अधिकार आपातकाल में जो है छीना नहीं जा सकता। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन दे दिया ना, हाँ। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार किन अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किए गए हैं। अनुच्छेद 16 से 200 तक, या अनुच्छेद 23 से 24 तक, या अनुच्छेद 25 से
28 तक, ये अनुच्छेद 29 से 30 तक कहाँ तक दिए गए हैं? किसकी बात हो रही है? शोषण के विरुद्ध अधिकारों की बात हो रही है। यहाँ पर हमने पहले ही जो है इसको कई बार डिस्कस कर लिया है, लेकिन हम इसको फिर देखेंगे, बार बार देखेंगे। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, तो इनको हमें देखना ही पड़ेगा। तो शोषण का विरुद्ध का अधिकार जो है किसमें किया है 23 से 24 के बीच में किया गया है। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर हम बात करें ये अनुच्छेद 23 का सब सेक्शन ए, इसमें कहा गया है कि मानव दुर्व्यापार और बेगार पर इस पर जो है रोक लगाई गई है, और बलाश्रम प्रति निषिद्ध किया गया, यानी कि जो बलाश्रम पर भी रोक लगाई गई है। और जो 24 है इसके अनुसार क्या है कि जो बलाश्रम पे रोक लगाई गई है, और मानव जो दुर्व्यापार है इस पर रोक लगाई गई है, बेगार पे रोक लगाई गई, ये सब चीज़ें इनसे हैं। और 24 है तो ये क्या है था कि 14 साल से कम जो बच्चे हैं तो उन पे जो है क्या है वो ख़तरनाक जगहों यानी कारखानों वगैरह में काम नहीं करेंगे। तो 14 साल से कम आयु के बच्चे जो हैं, बच्चों के लिए कारखानों में काम ना करने देना, इसका प्रावधान 24 में है। 23 में है मानव का व्यापार नहीं होगा, और क्या नहीं होगा, बेगार उनसे नहीं कराई जाएगी, और क्या बलाश्रम नहीं कराया जाएगा। तो व्यापार श्रम के बारे में इसमें बात की गई है। अनुच्छेद अगर देखें कि 25, 28 ये धार्मिक स्वतंत्रता की बात करते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता की बात करते हैं। और अनुच्छेद 29 से 30 तक क्या है, संस्कृत तथा शिक्षा संबंधी अधिकारों की बात करते हैं। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी बातों की जो अधिकार हैं उनकी बात ये करते हैं 29 से 30 में। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो रहा है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा। नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। ये कह रहा है नीति निर्देशक जो तत्व हैं इनका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इनका मुख्य उद्देश्य ऑप्शन है आपके सामने, देश में राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना, देश में सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, देश में पुलिस राज्य स्थापित करना, जनता के नैतिक स्तर को उठाना। इसका क्या जो है उद्देश्य है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी होगा, देश में सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, स्थापना करना इसका जो है उद्देश्य है, उद्देश्य की बात हो रही है। और जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं इन्होंने नीति निर्देशक तत्वों को आर्थिक प्रजातंत्र की संज्ञा दी है। तो देख लेते हैं, अंबेडकर ने, डॉक्टर जो अंबेडकर थे इन्होंने नीति निर्देशक जो तत्व हैं, नीति निर्देशक जो सिद्धांत हैं, क्या बोला है, इनको जो है बोला है कि ये आर्थिक प्रजातंत्र की संज्ञा दी है, आर्थिक प्रजातंत्र बोला है, ठीक है। और अगर हम बात करें कि जो ग्रेन्युअल ऑस्टिन हैं तो इन्होंने क्या है संविधान की मूल आत्मा बोला है। तो नीति निर्देशक जो सिद्धांत हैं तो ग्रेन्युअल ऑस्टिन इन्होंने क्या बोला है इसको कि मूल आत्मा, संविधान की मूल आत्मा बोला है, संविधान की मूल आत्मा। कभी इनसे संबंधित सेंटेंस भी आ जाएंगे। तो जो ग्रेनविल ऑस्टिन है तो इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है संविधान की मूल आत्मा बोला है। और जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं इन्होंने आर्थिक प्रजातंत्र बोला है। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ ऑप्शन बी जो है सही हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी धारा भारतीय नागरिकता को स्पष्ट करती है। नागरिकता को स्पष्ट करती है तो धारा 1 से 40, 17 से 20, 333 से 337 या 5 से 11। तो ऑप्शन डी जो है हमारा सही हो जाएगा। 5 से 11 जो है धारा है वो नागरिकता को स्पष्ट करती है, और ये जो है भाग 2 में दिया गया है। आगे देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान
मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। मौलिक कर्तव्यों से कौन संबंधित है? भाग 2, भाग 3, भाग 4 या भाग 4A कौन सा संबंधित है? तो यहाँ पर भी जो है ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, क्योंकि जब हमारा संविधान बना था 1950 में लागू किया गया था, तो इसमें जो है ये थे हमारे क्या, ये मौलिक कर्तव्यों की नहीं रखे गए थे। मौलिक कर्तव्य नहीं थे, सिर्फ क्या थे, मूल अधिकार थे। और मूल जो कर्तव्य हैं ये नहीं थे। मूल कर्तव्य की संकल्पना भारतीय संविधान में सोवियत संघ से ली गई है, बात हमने कर ली है। और स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर ये जो है सारे मौलिक कर्तव्य जो है इसमें संविधान में इंसर्ट किए गए हैं। 42वां यानी 42nd अमेंडमेंट के द्वारा, 42nd अमेंडमेंट के द्वारा कब 1976 में इनको डाला गया है, इंसर्ट किया गया है। और संविधान के भाग 4A के अनुच्छेद 51A में ये इस प्रस्थापित किए गए हैं, यानी कि जो संविधान का भाग 4 का A है उसी में जो है 51A के अंतर्गत ये जो है रखे गए हैं। तो ये सारी बातें हो गई। भाग 4A किससे है? भाग 4A मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य को परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 33 में, अनुच्छेद 35 में, अनुच्छेद 12 में या अनुच्छेद 34 में। किसमें जो है ये जो राज्य को परिभाषित किया गया, यानी कि राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? तो अनुच्छेद 12 में, जो अनुच्छेद 12 है ये भाग 3, इसी में जो है राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा, अनुच्छेद 12। जो 12 है, अनुच्छेद 12 है, ये भाग 3 में आता है, क्योंकि जो भाग 3 है तो ये 12 से 35 तक एग्जिस्ट करता है। और इसी में जो है अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। और राज्य शब्द का मतलब क्या है? भारत की सरकार एवं संसद, राज्यों की सरकारें एवं विधानमंडल और सभी स्थानीय प्राधिकारी एवं अन्य प्राधिकारी। तो ये सारे जो पद होते हैं तो ये सब आते हैं किसके? जो राज्य शब्द है उसके अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन जो है यहाँ पर सी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 12। राज्य की परिभाषा से ही जो है आपका ये भाग 3 शुरू होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता के अधिकार को नियमित यानी कि रेगुलेट करने की शक्ति प्रदान करता है? यानी कि कौन सा अनुच्छेद के द्वारा संसद जो है नागरिकता के अधिकार को रेगुलेट कर सकती है? अनुच्छेद 8, 9, 10 या 11? ऑप्शन यहाँ पर जो है डी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 11। जो अनुच्छेद 11 है इसमें जो है प्रावधान किया गया है कि संसद जो है जो नागरिकता संबंधी नियम है उनको रेगुलेट कर सकेगी। और इसी शक्ति के जो ये अधिनियम, इसी शक्ति को मिला जब संसद को, ये शक्ति के द्वारा ही इसने क्या किया कि ये नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया, 1955 जो है पारित किया था। और जिसमें नागरिकता के अर्जन और निरसन यानी कि समाप्त करने की व्यवस्था की गई है। और 1986 में इस अधिनियम में संशोधन किया गया है। तो 1986 में जो है इस अधिनियम में संशोधन किया गया था। और सबसे इसमें मेन बात क्या संशोधित की गई थी कि जो जन्म के स्थान का जो जन्म के द्वारा क्या मिल रहा था, नागरिकता मिल रही थी, तो उसका दुरुपयोग हो रहा था। यानी कि जो भी मतलब बाहरी वैसे राजनयिक आए, कोई भी आए, जन्म ले रहा है यहाँ पर, तो उसका बच्चा जो है भारत की नागरिकता प्राप्त करने का हकदार हो जाता था। तो 1986 में जो है इन्होंने इसमें संशोधन किया और बताया कि जो राजनयिक होंगे, घुसपैठी होंगे, शरणार्थी होंगे, उनके बच्चे जो है जन्म के आधार पर नागरिकता नहीं पाएंगे। तो ये एक काफ़ी बड़ा जो है चेंज यानी संशोधन किया गया था। फिर 1992 में होता है, आज तक हो ही रहे हैं। मतलब ये जो CAA आया है तो ये भी वही है, उससे संबंधित है, तो संशोधन होते ही जा रहे हैं। और इसके बाद जो है नागरिकता अर्जन का थोड़ा सा कठिन बना दिया गया है। चलिए आगे देखेंगे हम।
अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय विदेश नीति से संबंधित है? तो कौन सा है? अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 312 या अनुच्छेद 380? कौन सा अनुच्छेद भारतीय विदेश नीति से संबंधित है? तो अभी अभी हमने इसके बारे में बात की थी, लेकिन इसको जो है थोड़ा सा घुमा करके दे दिया। वहाँ पर जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात हो रही, तो बात तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की ही हो रही थी, तो बस शब्दों का हेरफेर है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध कह लीजिए या फिर विदेश नीति कह लीजिए, तो जो विदेश नीति है ये इसका प्रावधान किस में किया गया है? ये अनुच्छेद 51 से संबंधित है। जो अनुच्छेद 51 में बताया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा में अभिवृद्धि के लिए गुटनिरपेक्ष नीति, पंचशील सिद्धांत, यूएनओ का समर्थन आदि को अपनी विदेश नीति का आधार स्तंभ के रूप में स्वीकार करेगा। आगे देखेंगे कौन सा जोड़ा विमेल है, ये आपको बताना है। अनुच्छेद 39A निःशुल्क विधिक सहायता, अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम का अधिकार, अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि, अनुच्छेद 13 विधि के समक्ष समानता। तो यहाँ पर जो है विधि के समक्ष समानता है, हमारा जो ऑप्शन डी है ये बेमेल है, क्योंकि विधि के समक्ष समता या समानता कहाँ है? अनुच्छेद 14 में दिया गया है। तो ये विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद जो है 14 में दिया गया है। अनुच्छेद 14 में यदि हम अनुच्छेद 13 की बात करें तो अनुच्छेद 13 में क्या दिया गया है कि जो मूल अधिकारों से असंगत, यानी कि जो मूल अधिकारों के विपरीत ये विधियां होंगी, कानून होंगे या मूल अधिकारों को कम करने वाले कानून होंगे, तो उनके बारे में प्रावधान किया गया है। तो मूल अधिकारों से असंगत या अल्पीकरण, उनका कम करने वाले अल्पीकरण विधियों के बारे में प्रावधान दिया गया है। तो ये 13 है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, पूछता है। तो और विधि के समक्ष समता जो अनुच्छेद 14 में दी गई है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑप्शन डी आपका जो है सही हो रहा है। चलिए देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक सेवाओं में अवसर की समानता प्रदान करता है? यहाँ अवसर की समानता की बात हो रही है कि कौन सा अनुच्छेद जो है सार्वजनिक सेवाओं में अवसर की समानता प्रदान करता है? अनुच्छेद 14, 15, 16 या 17? तो ये ऑप्शन जो है सी यहाँ पर सही हो जाएगा। सार्वजनिक सेवाओं में अवसर अनुच्छेद 16 में इसका प्रावधान किया गया है। बेसिकली जो 16 का सब सेक्शन 2 है, इसमें जो कहा गया है कि जो राज्य के अंतर्गत सेवाओं में किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये बात जो है 60 के सब सेक्शन 2 में कही जाती है। तो आज के लिए बस हम यहीं पर समाप्त करेंगे, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और शेयर भी करें अपने दोस्तों में। सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब कर लें, और जल्दी मिलते हैं कुछ और प्रश्नों के साथ। दूसरे क्वेश्चन को एनालिसिस करने के लिए जाने की जल्दी है मुझे। तब तक आप पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, स्वस्थ रहिए। बेस्ट ऑफ लक।